पिछले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोगों ने अपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझा था और कार्बन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में ये हम लोग जान चुके थे। हालांकि पूरे इन्वायरमेंट का यदि हम लोग बात करें, धरती का ऊपर वाला हिस्सा मिलाकर और हमारा एटमॉस्फेयर मिलाकर, तो टोटल हमारे पास कार्बन मात्र कितना था 0.05%, यानी कि ये हमारे पास कार्बन का टोटल मात्रा है। लेकिन इतना कम होने के बावजूद इसका इस्तेमाल कितना है ये हम लोग कल बेहतर तरीके से जान चुके थे। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में हम लोग और जानेंगे कि आखिर ऐसा कार्बन के पास क्या खूबी है कि इसका इतना कम मात्रा होने के बावजूद ये लगभग हर चीज में प्रेजेंट है। इसके पीछे क्या रीजन है, यही सब क्लास हमारा इसके ऊपर चलने वाला है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग अपने, और जैसे हमने आपको कहा था कि पूरे एनसीईआरटी के टॉपिक के अनुसार हम लोग चलेंगे, तो पिछले वाले क्लास में बेसिकली हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम लोग अपने चैप्टर के सबसे पहले वाले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पॉइंट का नाम है बॉन्डिंग इन कार्बन दी कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा चलो, शुरुआत हम लोग का क्लास का हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ना आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी बातें जो कि आपको ध्यान देने हैं। यदि आप टॉपिक के हेडिंग पर ध्यान देंगे ना तो आपको एक वर्ड मिलेगा, बॉन्डिंग इन कार्बन दी कोवैलेंट बॉन्ड। एक यहाँ पे वर्ड आपको मिल रहा होगा कोवैलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? ये कोवैलेंट बॉन्ड आखिर है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ना आपके माइंड में अब सवाल उठ गया होगा कि सर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन सर आपने ना एक आयनिक बॉन्ड भी बताया था इस चैप्टर में। नहीं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स याद कीजिए, हमारा जो पिछला चैप्टर था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें हमने आपको एक और बॉन्ड के बारे में बताया था, आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड है। फिर सर क्या ये दोनों सेम चीज है या दोनों अलग अलग है? बिल्कुल दोनों अलग है। तो सबसे पहले आपको यहां तक पहुंचने के लिए कुछ बेसिक सी बातें जो कि आपको जानने पड़ेंगे। जैसे अभी आपको पढ़ने को मिलेगा आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ये सब वर्ड ना आप पहले से सुन चुके हैं। लेकिन इन सभी को सुनने के साथ साथ आपके माइंड में कंफ्यूजन भी चल रहा होगा कि सर आयनिक बॉन्ड था तो फिर ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, आयनिक कंपाउंड था तो फिर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होगा। इन सभी के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। कहने का मतलब यह है कि उसको समझने के लिए आपको दो तीन चीजें पहले जो है समझने पड़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या बात लिखा हुआ है देख लीजिए एक बार। आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड और कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद फिर हम लोग जाके कार्बन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में कि आखिर कार्बन किस तरीके से एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है, कार्बन का नेचर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, सब हम लोग वहां पे देखने वाले हैं। ठीक है, लो तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यदि आप लिखना चाहते हैं सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल के ये कुछ पॉइंट है जो कि आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखने इतना आप, हालांकि अभी आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद ना यहाँ पे कम से कम आप 7-8 लाइन छोड़ दीजिएगा। यदि आप अभी भी लिखना चाहते हैं तब, नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप पहले इस चीजों को समझ लो। और हाँ, इसमें खास करके डायग्राम जो अभी हम बनाने वाले हैं उसको बेहतर तरीके से आप लोग जरूर कॉपी कीजिएगा। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। इसके ऊपर आने से पहले यानी कि आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट बॉन्ड, इसके ऊपर आने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि हम लोगों को जान लेनी चाहिए, और वो है एटम का स्ट्रक्चर। अब आपको लग रहा होगा कि सर हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, आप एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि देखो, बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए, सही बात है, क्योंकि इस क्लास में उसका जरूरत भी नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना आपको समझना ही पड़ेगा। हालांकि एटम का स्ट्रक्चर आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां जब तक हम नहीं बता पाएंगे ना तब तक आप नहीं समझ पाओगे। बेसिकली आगे बढ़ने का जो रास्ता हमारा है यहीं से शुरुआत होगा। तो अब मेरा मकसद ये है कि आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर जाया जाए, और इसमें हर चीजें आएंगी, फिर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चीजें भी आएंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, अपना बहुत ही बेसिक से चलेंगे, और हर चीज जो कि अच्छी तरीके से समझ सके इसके लिए कुछ पहले की चीजों को भी समझना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना विश्वास रखो कि यदि इन चीजों को आप टाइम देके समझ लेते हैं तो इस चैप्टर में फिर आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है मेटल्स, नॉन मेटल्स, दो प्रकार के हमारे पास मिनरल्स, बेसिकली एलिमेंट है, एक मेटल और एक नॉन मेटल। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। हमने आपको कहा था कि इस पूरे संसार में जितना भी लिविंग थिंग्स है, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहे हैं। हमने आपको कहा था कि इस पूरे संसार में जितना भी लिविंग थिंग्स है वो सभी के सभी सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सारे के सारे एटम से मिलकर बने हुए हैं, ये हमने आपको कहा था।
तो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, जैसे हमारा सोडियम क्या है, सोडियम एक हमारा मेटल है, ठीक है। चूंकि सोडियम हमारा एक मेटल है तो क्या सोडियम भी एटम से मिलकर बना होगा? बिल्कुल, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, पहली बात। दूसरी बात, मेटल है तो एटम से मिलकर बने होंगे। उसी प्रकार से यदि आप इसका एग्जाम्पल लेंगे तो ये भी मेटल से मिलकर बना होगा, सॉरी मेटल नहीं, एटम, क्योंकि ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है। तो यहाँ पे ना समझने के लिए हम लोग बहुत सारे एटम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन हम लोग एक किसी का एग्जाम्पल लेंगे और सारी चीजों को उसी से समझ लेंगे। यहाँ पे हम एक एटम का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, किसका पता है? सोडियम का, ठीक है। चलिए समझते हैं। हालांकि और भी एग्जाम्पल लेके हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन पहले आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए क्या हम बताने जा रहे हैं। देखिए, आप ऐसा एज्यूम करो, चलो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि चाहे सेल हो चाहे एटम हो, उसके बीच में ना एक सेंट्रल पार्ट हो जाए, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए तो देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से। सोडियम के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आप पहले लिख लीजिए। सोडियम एटम, और खास करके डायग्राम आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। जो हम अभी इसमें बताने जा रहे हैं डायग्राम, खास करके उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्सेप्ट समझने में बहुत अच्छा मदद कर देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम के बारे में आपने बात किया, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। एटॉमिक नंबर इसका होता है 11, याद रखिएगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। और इसका जो सिंबल है इसका, याद कीजिए क्या होता था? Na। तो ये हो गया हमारा सोडियम एटम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एटॉमिक नंबर 11 और सिंबल होता है इसका Na, ठीक है। अब यदि आपसे कोई कह दे कि देखो सोडियम एटम का ना आप एक स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो कैसे बनाएंगे? चलिए। अच्छा, एक बात और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, 2-3 बातें जो कि हम एडिशनल आपको बता देना चाहते हैं। देखो ये ना बिल्कुल मतलब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप याद रखना, ठीक है। पहला चीज एटॉमिक नंबर, दूसरा चीज नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और तीसरा चीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों चीज हमेशा सेम रहते हैं, याद रखिएगा इस बात को। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये तीनों चीज हर एटम में क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि यदि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 होंगे। ये तीनों बात आपको ध्यान में रखना है, और ये तीनों का तीनों किसी भी एटम के लिए बिल्कुल क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से एग्जांपल जैसे और यदि डिस्कस करें, क्लोरीन का एग्जांपल आप लो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। तो यदि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे, ठीक है। उतना आगे हम लोग अभी नहीं जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसको लेके हम समझते हैं। चलिए, अब इसमें जो 2-3 बातें हैं जो कि आप पहले से जानते हैं, क्लास 9th में हमने आपको पढ़ाया था। चलिए देखिए बहुत ध्यान से। चलिए मान लीजिए कि ये हमारा है सोडियम एटम का न्यूक्लियस, ओके। उसके बाद ऑर्बिट होता है, आपको पता है, ठीक है। फिर ऑर्बिट होता है, ये भी आपको पता है, और ऑर्बिट होता है, ये भी आपको पता है। अच्छा, ये ऑर्बिट किस चीज पे डिपेंड करता है पता है आपको? यानी कि किसी भी एटम में कितने ऑर्बिट होंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑर्बिट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। चलिए, अब कुछ बातें हैं जो कि हम आपको बताना चाहते हैं और जो पहले से भी आप जानते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो, ये होता है हमारा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होता है एटम का। इसी के अंदर न्यूक्लियस के अंदर ही होता है आपका प्रोटॉन, और डिनोट करते हैं इसको स्मॉल p से, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर ही होता है आपका न्यूट्रॉन, NEUTRON, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल n से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गया हमारा, यानी कि ये है हमारा न्यूक्लियस,
और न्यूक्लियस के अंदर ही होता है हमारा प्रोटॉन, जिसको डिनोट करेंगे हम लोग कैपिटल पी से, सॉरी स्मॉल पी से, और न्यूक्लियस के अंदर ही होता है हमारा न्यूट्रॉन भी, जिसको डिनोट करेंगे हम लोग स्मॉल एन से। अब यहां पे सोचने और समझने वाली बात यह है कि प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज रहता है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है, यानी किसके ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब इन दोनों के अलावा एक जो बच गया हमारा, वो क्या बच रहा है, इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो हमने अभी तुरंत आपको ये कहा था कि किसी भी एटम में उसका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो कितने होंगे, बताइए, 11 होंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी 11 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां पे रहते हैं, क्या न्यूक्लियस में, नहीं, वो ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन हमको यहां पे शो करना है। तो आपने क्लास 9th में एक चीज पढ़ा था कि पहले ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2, फिर उसके बाद 8, फिर 8, फिर 8, इस तरीके से आगे हमारा बढ़ता जाता है। तो पहले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो चलो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। तो हमारा पहला ऑर्बिट ये है, तो मान लीजिए हमारा पहला इलेक्ट्रॉन और ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डिनोट करना चाहोगे आप तो ई लिख दो, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा, नेगेटिव, तो यहां पे नेगेटिव दे दो, ई बना के नेगेटिव दे दो। तो अब दूसरे ऑर्बिट पे कितना रह सकता है, 8 रह सकता है। तो 8 इस पे बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये सबका सब क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है। तो आप ई लिखकर भी डिनोट कर सकते हैं, और माइनस का साइन दे दीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है। छोटा सा ई लिख के इस तरीके से आप दे दो, आपका काम बन जाएगा। तो आपको ऑर्बिट पे टोटल शो करना है कितना इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। तो अभी तक आपने कितना शो किया, 10, पहले वाले पे 2 और दूसरे वाले पे 8, बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को आप कहीं भी शो कर दो, इसको आप यहां पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाया, ये आपका कहलाया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, और इसका जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है ना। अब कुछ बातें इसमें आप बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, पहला बात तो ये जो हमारा एटम है वो किसका एटम है, सोडियम का, पहला बात। दूसरा बात ये हो गया उसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारा चार्ज नेगेटिव होगा, ठीक है। और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 ही होंगे, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज हमारा नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद ये जो आप काला काला सर्कल देख रहे हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल ये कहते हैं, या फिर ऑर्बिट कहते हैं। चलिए ठीक है। अब यहां पे ना आपको जो बहुत ध्यान से आपको याद रखना है वो ये रखना है कि हमको हर बार केवल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है, अंदर वाले में क्या है क्या नहीं है उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब केवल किससे है, हमको मतलब है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ये ई जो है वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन ये चूंकि सबसे बाहर वाले ऑर्बिट पे है, तो इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या हम लोग दे देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप यहां पे लिख सकते हो ये बाहर वाला हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अच्छा, तो इस एटम के केस में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही है, सिंपल सा। तो जब भी हम लोग कोई रिएक्शन ये सब दिखाते हैं ना, तो अंदर वाला 2 और 8 ये सब नहीं दिखाते हैं, केवल क्या दिखाते हैं हम लोग, 1 दिखाते हैं, क्योंकि उसके ऑर्बिट बाहर वाले पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे पता चल जाता है कि यदि आप सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन से दिखा रहे हैं, इसका मतलब टीचर समझ जाते हैं कि अच्छा बच्चा किसका वैल्यू बता रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बता रहा है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में। चलिए, अच्छा एक बात और समझिए, ये जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट आप देख रहे हो ना, इसको हम लोग कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट या फिर आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला ऑर्बिट आप देख रहे हैं, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, आउटर मोस्ट सेल या फिर ऑर्बिट, आउटर मोस्ट सेल या फिर ऑर्बिट। तो जो आपको अच्छा लगे आप वो बोल लीजिए, ठीक है। तो यहां पे ना अब देखो, हालांकि इसमें आपने बहुत कुछ समझ लिया,
लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको 2-3 चीज बस याद रखना है। पहला चीज क्या, पहला तो ये कि बाहर वाले ऑर्बिट को हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट या फिर आउटर मोस्ट शेल कह देते हैं, पहला चीज ये। दूसरा चीज, जो बाहर वाले ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और किसी भी रिएक्शन को दिखाने के लिए जो अभी हम लोग काम करेंगे, हमको केवल मतलब किससे है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, यानी कि बाहर वाले से केवल हमको मतलब है, अंदर से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये दो आपको चीज याद रखना है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है। एक जो इसमें सबसे बड़ा हिंट आपको ये याद रखना है कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, जिसमें से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ऑर्बिट पे घूमता रहता है हमारा इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बात समझ में आई है। चलिए, इतना पहले आप लोग डायग्राम को बनाइए। अभी ये सब आपको, हालांकि ये सब यदि आपको लिखना है तो पहले आप लिख सकते हो, उसके बाद डायग्राम बनाना आप चालू कीजिएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो आप, सबसे पहले ऑनलाइन वाले प्लस ऑफलाइन वाले सबको ही क्या करना, पहले हेडिंग आप लोग डाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप ये पूरा लिखो, फिर आप यहां से यहां पूरा लिखो, उसके बाद यहाँ पे यहां तक लिखने के बाद आप 7-8 लाइन छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद फिर डायग्राम बनाओ, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि अभी उसमें हम कुछ चीजें लिखाने वाले हैं आपको। ठीक है, चलिए, ये डायग्राम समझ आएगा आपको, समझ में आ गया ना। ये जो हमने आपको बताया, ये इसलिए बताया क्योंकि अब जो आगे हम बात करने वाले हैं ना, इजिली आप चीजों को कैच कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग इजी मिटा दें, आगे बढ़ते। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से एक बार पूरा, उसके बाद इसको कॉपी कीजिए और आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, क्या ये जो हमने बताया, क्या ये हमने कुछ नया बताया क्या आपको? बिल्कुल नहीं, ये आप क्लास 9 में पढ़े हुए, हमने आपको पढ़ाया है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जरूरी बातें जो बोर्ड पे लिखी गई हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। यहां पे ना आपके पास 4 इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको दिख रहा होगा, है ना। हालांकि हमको समझना बस एक ही है, क्या, कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ये 3 ऊपर का समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर ना कंफ्यूजन बना रहेगा। हम चाहते हैं कि कोई दिक्कत ही ना रहे आपको इस चैप्टर में। चलिए, इसलिए हमको थोड़ा सा पहले बेसिक से चलना पड़ेगा, कुछ चीजें अलग से भी हमको बताने पड़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, ये मेरा विश्वास है कि आप यदि टाइम देकर इसको समझ लेंगे तो फिर इस चैप्टर में कहीं पर जरा सा भी दिक्कत नहीं आने वाला। चलिए समझिए क्या है अगला। अब आ जाओ आप इस पे, पहले वाले पॉइंट पे आ जाओ। पहले वाले पॉइंट में कहा गया है आयनिक कंपाउंड क्या होता है। हालांकि आप इसके बारे में पहले से जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको बताते हैं होता क्या है। आयनिक कंपाउंड सिंपल समझो, दी कंपाउंड, अच्छा कंपाउंड का मतलब हमने कल बताया था आपको, जब भी कोई सबस्टांस हमारा 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलकर आपस में कोई नया सबस्टांस बनाते हैं तो वो हमारा कहलाता है कंपाउंड। एग्जांपल आपका हमने दिया था कल, याद आ रहा है, वाटर का, H2O और NaCl। H2O किसका फॉर्मूला, वाटर का। इसमें 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो दोनों मिलके क्या बना, वाटर बना। वाटर क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। उसी प्रकार से एग्जांपल हमको याद आ रहा है, हालांकि बहुत सारा है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसमें भी 2 एलिमेंट है, सोडियम और क्लोराइड, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आप दोबारा इस पे, क्या लिखा गया था, द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब, ट्रांसफर का मतलब कुछ हमने आपको दे दिया तो आपको क्या हो गया, ज्यादा मिल गया, कुछ आपने हमको दे दिया तो हमको तो ज्यादा मिल गया, लेकिन आपने क्या कर लिया, उसको कम कर लिया, यानी कि लूज कर लिया। तो ट्रांसफर का मतलब गेनिंग या फिर लूजिंग, कोई किसी को दे रहा है तो उसका संख्या बढ़ गया, कोई किसी से ले रहा है तो जिसने दिया उसका संख्या घट गया। सिंपल सा ऐसे समझो कि द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब गेनिंग और शेयरिंग। अब एग्जांपल देंगे आपको समझ में आएगा। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। चलो हम ये मान के चलते हैं कि आपको डेफिनेशन अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल देंगे आपको आराम से समझ में आएगा। चलिए देखिए, एग्जांपल बहुत ही बेहतरीन है हमारे पास, इसका एग्जांपल देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हमको एक कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड का नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एग्जांपल समझिए, सोडियम क्लोराइड। बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सा आसान रहता है समझाने में, सोडियम क्लोराइड। चलिए समझिएगा बहुत ध्यान से इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले आपको हम, यानी कि हमको एक, अच्छा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमको ना एक कंपाउंड बनाना है, उस कंपाउंड का नाम है सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला है NaCl। तो इसको आप बना के दिखाओ।
ठीक है, बना के दिखाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देखो कि यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, एक सोडियम और एक क्लोराइड। ठीक है, बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, तो यहाँ पे आप लिखो Na। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है, ध्यान से रखिएगा इस बात को याद, ठीक है, हम बता देते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोराइड का होता है 17, ठीक है। अब थोड़ा सा ना हम आपसे कुछ चीजें पूछते हैं, थोड़ा सा सोच समझकर जवाब दीजिएगा, ठीक है। देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात, क्योंकि आपने अभी तुरंत देखा कि यदि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। तो पहले वाले ऑर्बिट पे रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले पे 8, तो 10 तो यहीं पे हो गया, 2 और 8 10 हो गया। एक बचा हमारा, एक जो हमारा इसमें इलेक्ट्रॉन बचा सबसे बाहर वाले ऑर्बिट पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और हमने अभी कहा था आपको कि जब भी हम लोग रिएक्शन ये सब करते हैं तो हमको अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं होता, हमको केवल किससे मतलब है, बाहर वाले से। तो इसके बाहर वाले ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे ऐसे दर्शा देते हैं, ठीक है, यानी कि इस तरीके से लिख देते हैं, तो समझ जाइएगा कि इसके बाहर वाले पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाइए आप इस पे, सोडियम होगा, क्लोराइड पे आ जाओ। इसका होता है एटॉमिक नंबर 17। तो आप जरा ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन को फिक्स करके बताइए कि बाहर वाले ऑर्बिट पे इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, क्योंकि पहले वाले पे 2, दूसरे वाले पे 8 और तीसरे वाले पे कितना, 7, क्योंकि 2 और 8 तो 10 यहीं पे हो गया और लास्ट में हमारा बच गया 7। तो इसके बाहर वाले ऑर्बिट पे 7 इलेक्ट्रॉन है। तो चलो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। चलिए, लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें दोनों को आपस में रिएक्ट करवा के एक नया कंपाउंड बनाने जा रहे हैं जिसका नाम कहलाएगा सोडियम क्लोराइड। तो अब एक बात बताइए, यहां पे ना आप इसको ऐसे समझिएगा, ठीक है। सोडियम के बाहर वाले ऑर्बिट पर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और क्लोरीन के बाहर वाले ऑर्बिट पर 7 इलेक्ट्रॉन है, और इन दोनों को आपस में मिलना है। तो कौन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देना ज्यादा पसंद करेगा, बिल्कुल सही, सोडियम बोलेगा ना कि भैया देखो हम दोनों को आखिरकार आपस में मिलना ही है, एक कंपाउंड बनाना ही है, तो झगड़ा क्यों करना। सिंपल सा आप क्या करो, मेरे पास बाहर वाले ऑर्बिट पे ना 1 इलेक्ट्रॉन है, आप मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, तो आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जरा बताइए, अब जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसके पास कितना ऑर्बिट बचा, 2 ही ऑर्बिट बचा, और दोनों ऑर्बिट क्या है इसका, फुल है, पहले वाले पे 2 और दूसरे वाले पे 8। तीसरे वाले पे ना 1 एक्स्ट्रा था, तो वो क्या कर लिया, एक अपना 1 बाहर इसको दे दिया। तो अब इसके पास मात्र 2 ऑर्बिट है, और दोनों का दोनों ऑर्बिट इसका क्या है, फुल है पूरी तरीके से, इसको कोई दिक्कत नहीं है अब। लेकिन इसके पास पहला ऑर्बिट फुल है, दूसरा भी फुल है, तीसरा फुल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिंपल सा, क्योंकि 7 तो ऑलरेडी बाहर में है, 1 मिल जाएगा तो इसका भी तीसरा वाला ऑर्बिट फुलफिल हो जाएगा। तो यहां पे ना सोडियम कहता है इसको कि देखो यार, मेरे पास में एक बाहर में इलेक्ट्रॉन है, तो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो और तुम अपना ऑर्बिट क्या कर लो, तीसरा वाला पूरा कर लो। तो ये कहता है कि ठीक है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। अच्छा, यहां पे ना यदि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो इसका ऑर्बिट अभी भी फुलफिल है, पहला और दूसरा वाला, ठीक है। अब इसके पास ना ऑर्बिट 2 फुल है, लेकिन एक ऑर्बिट इसका अभी भी अधूरा है, कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से, 1 इलेक्ट्रॉन। जब इसको मिल जाएगा तो ये भी फुलफिल और ये भी फुलफिल, तो ये क्या करेगा, सिंपल सा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ये वाला दे देगा इसको, सिंपल सा। तो अब बताइए, ये अपना इसको दे दिया, तो अब हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा फाइनल NaCl। कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आ रही है। तो ये चीज ना हमने आपको पहले भी बताया है, और यही आपका कहलाता है, ये जो कंपाउंड बना आपका NaCl, यही कहलाता है आपका आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड अब समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत होगा इसमें। चलिए, तो ये जो अभी आपने समझा यही है आपका आयनिक कंपाउंड, आयनिक
कंपाउंड। ठीक है, चलिए अब चूंकि आपने इतना समझ लिया तो इस तरीके से जो हमारा कंपाउंड बनता है उसको हम लोग कहते हैं आयनिक कंपाउंड। अब आप इसके डेफिनेशन पे आओ। अब मेरे हिसाब से डेफिनेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, चलो एक एक चीजों को ना थोड़ा सा गौर से देखो। आप क्या लिखा हुआ था डेफिनेशन में? द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर करना, ट्रांसफर मतलब हमने आपको दे दिया, आपने यानी कि हमने आपको ट्रांसफर कर दिया, सिंपल सा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये किस सेल पे था, किस ऑर्बिट पे था? आउटर मोस्ट पे था, तो इन्होंने अपना उसको ट्रांसफर कर दिया। तो जिस यानी कि जब इस तरीके से हमारा कोई कंपाउंड बनता है तो उसी को हम लोग कहते हैं आयनिक कंपाउंड। तो वहां पे जो NaCl बना वो कैसे बना? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना, इन्होंने अपना उसको ट्रांसफर कर दिया, तो ये हमारा कहलाएगा आयनिक कंपाउंड। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, ये तो हो गया हमारा आयनिक कंपाउंड। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका आयनिक बॉन्ड। फिर क्या होगा देखो। अच्छा एक बात बताइए आप यहाँ पे बहुत ध्यान से, कंपाउंड तो हमारा बन गया ट्रांसफर करने के वजह से इलेक्ट्रॉन का, तो हमारा कहला गया आयनिक कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में ना एक बॉन्ड बन गया। बॉन्ड मतलब एक रिलेशन प्रोड्यूस हो गया हमारा। तो इस रिलेशन को, इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड कहेंगे। यानी कि यदि हमारा आयनिक कंपाउंड तैयार होता है तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो सिंपल से देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द बॉन्ड्स, बॉन्ड्स मतलब रिलेशनशिप, एक रिश्ता जो जुड़ गया इन दोनों के बीच में। ठीक है, द बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल आर नोन एज आयनिक बॉन्ड। सिंपल सा। तो जहां पे आयनिक कंपाउंड बनेगा वहां पे बॉन्ड कैसा होगा? आयनिक बॉन्ड होगा, उसको हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। मतलब एक रिलेशन प्रोड्यूस हो गया, उसी को हम लोग कहेंगे आयनिक बॉन्ड। तो कंपाउंड तो जो हमारा बना वो तो आयनिक कंपाउंड कहलाएगा, लेकिन जो एक दोनों में रिलेशन प्रोड्यूस हो गया कि हाँ भैया तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, देने का मतलब क्या होगा? रिलेशन इसमें क्रिएट हो गया। तो इसी रिलेशन को, इसी बॉन्ड को, इसी समझौते को हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। सिंपल सा। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से आपको ये दोनों चीज समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने मेन कोवैलेंट कंपाउंड। आप समझ जाओगे ना, तो कोवैलेंट बॉन्ड आराम से आप समझ जाओगे, फिर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाला। चलिए इसको समझते हैं हम थोड़ा। ये वाला मिटा दे, ये आपने बना लिया। चलो, तो इससे हमने आपको केवल और केवल आयनिक कंपाउंड समझाने का कोशिश किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आप कोवैलेंट कंपाउंड पे। कोवैलेंट कंपाउंड का डायग्राम ड्रॉ करके बताने से पहले हम चाहेंगे कि आप एक बार इसका डेफिनेशन पे ध्यान दो, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अभी क्या लिखा हुआ है देखो, द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग मतलब, अच्छा ट्रांसफर का मतलब हमने आपको दे दिया सिंपल। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? कुछ तुम अपना हमको दो, कुछ हम अपना तुमको दे देंगे। जैसे हम लोग क्लास में करते हैं ना लंच, है ना, कुछ हम अपना लाए हैं तो तुम मेरा खा लो, तुम कुछ लाए हो तो तुम्हारा कुछ हम खा लेंगे, शेयरिंग होता है वहां पे। तो जब कंपाउंड हमारा शेयरिंग करने के वजह से बने उसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। सिंपल सा। अब इसका कुछ एग्जांपल भी हम लोग लेंगे। चलो यहाँ पे आ जाइए, इसके एग्जांपल को समझने के लिए एग्जांपल हम ले लेते हैं। चलो हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन का लेते हैं। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो तो आपको पता ही है, कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको ना थोड़ा सा कुछ समझ के और सोच के बताना पड़ेगा। देखिए यहां पे हमारे पास है एक हाइड्रोजन और यहां पे भी हमारे पास है एक हाइड्रोजन। तो चूंकि हाइड्रोजन है तो एटम है भाई, सिंपल सा, हाइड्रोजन का ये एटम है। और फिर से आप सोच के बताइएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए और बताइए, हमको जवाब दीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे भी एक हाइड्रोजन का एटम, वहां पे एक हाइड्रोजन का एटम, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है। लेकिन इसको अपना, क्या इसका पहला वाला ऑर्बिट भी फुलफिल है क्या? नहीं है, क्योंकि पहले वाले ऑर्बिट पे कितना रह सकता है इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन इसके पास है कितना? 1 ही है। यानी कि इसका एटॉमिक नंबर यदि 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसके पास 1 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 1 है। तो नियम तो यह कहता है कि पहले वाले ऑर्बिट पे कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये कैसे अपने आप को संभालेगा? अब होता क्या है यहां पे, ऐसे समझो आप, देखो बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए बताइए, इसका जो ऑर्बिट है पहला वाला उस पर 2 होना चाहिए, लेकिन क्या 2 है? उस पर कितना है? फिर 1 है, तो उसको हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं। और ये भी तो हाइड्रोजन का एटम ही है, तो इसके ऊपर कितना है?
इसके ऊपर ही एक ही है। यानी कि कहने का मतलब ना ही ये कंप्लीटली फुलफिल है ना ही ये कंप्लीटली फुलफिल है, दोनों अभी फिलहाल अधूरा है। लेकिन मान लीजिए कि ये इसको और ये इसको कहता है कि यार हम दोनों ना आपस में मिलके एक कुछ नया चीज बना लेते हैं, तो क्या कहेगा कि यार देखो मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, हमको अपना ऑर्बिट फुलफिल करने के लिए चाहिए एक और, तो ये इसके पास भी एक ही है, तो ये अपना इसको क्यों देना चाहेगा, या फिर ये इसको क्यों देना चाहेगा, ताकि कम से कम एक कंप्लीट हो जाए। नहीं तो फिर ये बेचारा अकेला क्या करेगा फिर। जैसे मान लीजिए आपका कहना है कि सर ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा, इसका फुलफिल हो जाएगा, फिर ये कहां जाएगा, ये तो फिर बेचारा अकेला। लेकिन यहां पे ना हाइड्रोजन एक अलग रास्ता खोजता है, वो कहता है कि यार देख हम अपना एक इलेक्ट्रॉन ना तुमको दे देते हैं, तुम्हारा काम बन जाएगा, और तुमसे भी हम अपना इलेक्ट्रॉन एक ले लेते हैं। कहने का मतलब तुम मेरा रोटी आधा खाओ, आधा रोटी तुम्हारा हम खाएंगे, इससे क्या होगा, दोनों का काम बन जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि आपने लंच में पास्ता लाया और हमने लंच में मैगी लाया, तो आपका पूरा पास्ता हम खा लेंगे और मेरा पूरा मैगी आप खा लोगे, तब तो फिर हम मैगी का स्वाद ही नहीं ले पाए और आप पास्ता का भी स्वाद नहीं ले पाए, क्योंकि हमने पूरा अपना एक्सचेंज कर लिया। इससे क्या होगा, यदि हमको मैगी और पास्ता दोनों का स्वाद चाहिए तो क्या कर लेंगे, दोनों आपस में बांट लेंगे। वही यहां पे होता है, ये एक दूसरे को कंप्लीटली अपना नहीं देगा पूरा, ये क्या कहेगा कि चलो कुछ देर के लिए तुम मेरा ये वाला पूरा ले लो और फिर कुछ देर के लिए हम तुम्हारा वाला ले लेंगे पूरा। तो यहां पे बेसिकली चलता क्या है, शेयरिंग का नेचर चलता है। ठीक है, तो अब होगा क्या, देखो ये बोलेगा कि चलो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हम ले लेते हैं, ठीक है, फिर ये भी बोलेगा कि यार शेयर करो, ठीक रहेगा, शेयर करने से ठीक रहेगा, तो ये भी अपना इस वाले इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। कहने का मतलब यहां पे हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि नेचर यहां पे कैसा दिख रहा है आपको, ट्रांसफर का या शेयरिंग वाला, शेयरिंग वाला चलता है, और यही आपका कहलाता है कोवैलेंट कंपाउंड। अच्छा ये अब जो इसमें बनेगा वो क्या बनेगा आपका, H2 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हमारा कहलाता है कोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। तो अब इसके डेफिनेशन पे आप आओ, ये तो पहला एग्जांपल हुआ, अब एग्जांपल हम लोग और लेंगे। चलिए, तो अब इसके डेफिनेशन पे आप एक बार आ जाओ। द कंपाउंड्स which are formed by the sharing of electrons from the outermost shell are known as covalent compound। तो इसके भी outermost shell पे एक था, इसके भी outermost shell पे एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने आपस में शेयर कर लिया कि तू मेरा ले और तेरा हम लेते हैं, सिंपल सा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कोवैलेंट बॉन्ड हमारा बना, कोवैलेंट कंपाउंड बना। और यहाँ पे जो रिलेशन बन गया शेयरिंग वाला, उसी रिलेशन को, उसी रिलेशनशिप को हम लोग क्या कह देंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कह देंगे। तो अब क्या आपको वो चीज समझ में आ गया, तो इसके डेफिनेशन को भी देख लो। द बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि वो बॉन्ड, वो रिश्ता, वो रिलेशनशिप जो इलेक्ट्रॉन के शेयर करने के वजह से बने, उसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, सिंपल सा। कई बार होता है ना हमारे पड़ोस में कि पड़ोस में कोई नया आदमी आया है, उससे जान पहचान नहीं है, तो हम लोग जान पहचान कैसे बढ़ाते हैं, कोई चीज हम उससे मांग लेते हैं, कुछ वो हमारे घर से मांग लेता है, ऐसे क्या हो जाता है, एक रिश्ता बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। वही यहाँ पे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो अब थोड़ा सा ना इसमें कुछ अलग चीजें भी आपको हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन है, थोड़ा सा गैप, उतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक नया बात बता रहे हैं आपको हम, और अभी जो बता रहे हैं हम आगे आने वाले क्लास में इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, नहीं एक एक ना, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो इसके बीच में आप ये डंडी ऐसे खींच दो, यदि आप ऐसे एक डंडी ऐसे खींचते हो तो ऐसा समझा जाता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन एक इसको दे रहा है और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। तो जब भी आप एक लकीर खींचते हैं तो वो दर्शाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसमें हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपके बुक के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ऑक्सीजन पे आ जाइए अब, हाँ इसको मिटाए। फिर ये पहला एग्जांपल हुआ, कुछ और एग्जांपल हम लोग इसमें ले लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा एग्जांपल आप देखो,
दूसरा एग्जांपल आप ले लो ऑक्सीजन का, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन का आपको एटॉमिक नंबर पता है? कितना होता है इसका? 8 होता है। चलिए, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब हुआ कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इसमें हमको यह बताइए कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले वाले ऑर्बिट पे 2 और 8 में 2 हमने घटा दिया तो बचा कितना? 6। तो इसके आउटर पे कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब आप थोड़ा सा इसमें आओ, ऑक्सीजन का बात हुआ तो ऑक्सीजन का सिंबल O होता है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 हम यहां बना देते हैं, 2 यहां बना देते हैं और 2 हम यहां बना देते हैं। 6 हो गया। चलो, एक और ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। चलो, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन का ही एटम है और एटॉमिक नंबर तो 8 ही होगा, तो इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 6 होंगे। तो 2 हम यहां बनाते हैं, 2 यहां बना देते हैं और 2 यहां बना देते हैं। हो गया 6। चलिए, अब हम चाहते हैं कि दोनों आपस में मिल के कुछ एक नया सबस्टांस बना दे, ठीक है। चलिए, तो अब आपको लगेगा कि सर इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन। यदि हम दोनों को आपस में रिएक्ट करवाना चाहते हैं, दोनों को आपस में जोड़ना चाहते हैं, तो दोनों को पूरा करने के लिए अपना कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। यानी कि इसको यदि 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो पूरा हो जाएगा इसका ऑर्बिट पूरा, इसको भी यदि 2 मिल जाए तो पूरा ऑर्बिट अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे से बात करेगा और बोलेगा कि यार देख, मेरे को भी 2 कम है और तेरे पास भी 2 कम है, तो क्यों ना हम कंप्लीट शेयर करने के बजाय दोनों आपस में शेयर कर लें। तो यहाँ पे होगा क्या? सिंपल सा ये होने वाला। यहाँ पे देखो, ये बोलेगा कि चल ठीक है, मेरे पास 6 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ना तू मेरा अपना मेरे को दे दे। तो अब बताओ, इस ऑक्सीजन के एटम ने इस ऑक्सीजन के एटम के 2 इलेक्ट्रॉन को आपस में अपने में मिला लिया, तो इसके पास कितना हो गया? अब 8 हो गया, यानी कि इसका पूरा ऑर्बिट क्या हो गया? फुलफिल हो गया। अब ये बोलेगा कि यार हमको भी तो फुलफिल करना है, तो फिर ये बोलेगा कि ठीक है, तुम भी मेरा 2 इलेक्ट्रॉन ले लो। तो यहाँ पे भी ये क्या करेगा? फिर इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन ये अपना उसको दे रहा है और वो इसको दे रहा है। तो इस तरीके से इसमें भी हमारा शेयरिंग वाला नेचर दिख रहा है साफ साफ। अब जो यहाँ पे हमारा जो सबस्टांस बनेगा वो क्या बनेगा? O2 बनेगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन हमारा कितना एटम है? 2 गो है। सिंपल सा बात है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात बताइए, हाइड्रोजन का जो हमने बताया था आपको, तो वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा था, तो 1 डंडी बीच में आपने दिखाया था। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, तो कितना डंडी दिखाएंगे? 2 डंडी दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप इसको लिखने का तरीका ऐसे भी होगा, O और O और 2 डंडी आप ऐसे दिखा दीजिएगा। ये 2 डंडी दिखाने का मतलब, जिसको केमिस्ट्री का समझ है वो समझ जाएगा कि बच्चा इन दोनों के बीच में 2 डंडी दिया है, इसका मतलब दोनों के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यही तो है आपका कोवैलेंट कंपाउंड, और जो बॉन्ड क्रिएट हुआ वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। सिंपल सा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं लास्ट, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग अपने कार्बन पे, ठीक है। लास्ट एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे केस ऑफ कार्बन वाले पे। अभी फिलहाल हम आपको क्या समझा रहे हैं? यही सब चीज समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब आप एग्जांपल लो किसका? नाइट्रोजन का, जो आपके बुक में दिया है थोड़ा। हालांकि एग्जांपल कुछ और भी लेके समझ सकते हैं, लेकिन मेरा अभी फिलहाल यह मानना है कि आपको ज्यादा ना एक कट्ठा भर दिया जाए, मतलब फिर आप ना कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये क्या बता रहे हैं आप। थोड़ा सा हम धीरे धीरे चलना चाह रहे हैं और चीजों को समझते हुए। नाइट्रोजन का पता आपको एटॉमिक नंबर 7 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन हमारा 7वें नंबर पे, ऑक्सीजन हमारा 8वें नंबर पे आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी 7 ही होंगे। चलिए, अब यहाँ पे आपको बताना है फिर से कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर यदि 7 है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन? 5। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले वाले पे 2 रहेगा तो बचा हमारा 5, तो इसको आप 5 बनाओ। चलो यहाँ पे हम बना लेते हैं 5।
1 2 3 4 5, बस 5 बन गया। कहीं भी आप बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और नाइट्रोजन यहां पे ले लेते हैं। तो इसके भी ऑर्डर मोस्ट ऑर्बिट पे कितने होंगे, बाहर में 5 होंगे इसके भी। तो 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा सा रेड से लिख देते हैं। चलिए अब जरा देखो यहां पे ध्यान से, कौन किससे क्या शेयर करेगा। इसके बाहर वाले ऑर्बिट पे है 5, इसको अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए चाहिए 3, इसको भी 3 चाहिए, तो ये दोनों आपस में शेयर करेगा। ये बोलेगा कि यार ये 3 अपना इलेक्ट्रॉन ना हमको दे दो, इसका ऑर्बिट पूरा हो गया, 5 3 8। ये बोलेगा कि तू भी अपना ये 3 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, बाहर वाला, तो ये भी इससे पूरा अपना 3 इलेक्ट्रॉन आपस में ले लेगा। अब इसके पास भी 8, इसके पास भी 8, दोनों का ऑर्बिट कंप्लीट, सिंपल सी बात है। और ये आपका है कोवैलेंट कंपाउंड, और बॉन्ड का बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें क्या बन गया आपका, चूंकि 2 नाइट्रोजन का एटम है तो N2 बन गया, और चूंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, 3, तो डंडी कितने होंगे, 3 होंगे। तो यहां पे इसको लिखने का तरीका क्या होगा, N 1 2 3, अच्छा अच्छे से थोड़ा 1 2 3 और ये N, सिंपल, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट आपका। अच्छा यहाँ पे ना आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक डंडी को हम लोग कहते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल डंडी को कहते हैं डबल बॉन्ड, और 3 डंडी को क्या कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ तक अभी तक आपने जो फिलहाल समझा है वो केवल ये समझा कि हमारा कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड से ज्यादा जरूरी क्या है समझना, कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड आप समझ गए तो कोवैलेंट बॉन्ड फिर कुछ नहीं हमारे लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया। अब मेरे हिसाब से आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड और कोवैलेंट बॉन्ड में दिक्कत नहीं होना चाहिए, इन सभी को हमने समझा, इसका एग्जांपल भी हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आप कार्बन वाले केस पे, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस पूरे चैप्टर में कार्बन के बारे में ही खास करके हम लोगों को बात करना है। कार्बन का जो केस है ना, एकदम सबसे उटपटांग केस है, इसका सबसे अलग केस होता है। चलो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ये किस तरीके से बिहेव करता है। कार्बन का थोड़ा सा केस अब समझते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे हम अभी आपको हमने कहा था आपको 7-8 लाइन छोड़ देने के लिए, उसमें अभी हमको कुछ लिखाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले आप ये एग्जांपल समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो यहां पे आप लिखो कार्बन, और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 6, ओके। अब चूंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका मतलब हुआ कि इसके पास प्रोटॉन भी 6 होंगे और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग बताइए कि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर 4, बिल्कुल सही। तो यहां पे आप एक बनाओ कार्बन का एटम, यानी कि सिंबल दो, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन हमारा 4 है, तो 4 को डिनोट कर दो, 1 2 3 4, ठीक है। चलो अब यहां पे ना थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझो, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा ये तो हमारा हो गया, चलो ठीक है, एक छोटा सा हम आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, और ये हो गया, और फिर ये हो गया। अब आपको पता है इसमें क्या क्या होने वाला है। ये आपका न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन रहता है, तो प्रोटॉन कितना है भाई इसके पास, प्रोटॉन भी कितने 6, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। और इसके पास कितने टोटल अति ये क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 6, तो 2 यहाँ पे रहेंगे और 4 बाहर वाले पे रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव होता है चार्ज, वो भी कितने होंगे, पूरा 6 होंगे, ठीक है। चलिए अब इसका केस ना थोड़ा सा अलग क्यों है, आप इसके बारे में समझिए, क्योंकि यही चीज आपको पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। देखो चूंकि कार्बन के पहले वाले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन है, वो तो पूरा फुल है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सेकेंड वाले ऑर्बिट पे आप आओ और देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, ठीक है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है, देखो 1-2 इलेक्ट्रॉन का बात रहे ना तो कोई भी किसी को आराम से दे देता है, बात समझ में आ रही है।
लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन का बात है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देने से पहले ये संकोच करेगा। समझना बहुत इंपॉर्टेंट हम बात बताने जा रहे हैं आपको। यानी कि देखो 1-2 इलेक्ट्रॉन का यदि बात रहे तो देने में कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई 2 इलेक्ट्रॉन ले लो अपना काम पूरा कर लो, 3 इलेक्ट्रॉन ले लो अपना काम पूरा कर लो। लेकिन जब बात 4 इलेक्ट्रॉन का आ जाता है ना तो मामला हमारा बीच में फंस जाता है कि यार 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे ना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, या फिर इसको भी अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए कोई 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इसको क्यों देगा भाई कोई 4 इलेक्ट्रॉन? आपको 4 इलेक्ट्रॉन कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। तो ना ही ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ना ही ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। मांगेगा लेकिन इसको कोई देगा नहीं। तो यहां पे कार्बन के पास एक ही ऑप्शन बचता है, शेयरिंग वाला। तो ये कहता है दूसरे एटम को कि यार तुम ना अपना 4 इलेक्ट्रॉन हमको पूरा नहीं देना चाहते हो, कोई बात नहीं, हम भी अपना 4 इलेक्ट्रॉन पूरा तुमको नहीं देना चाहते हैं, लेकिन चलो हम दोनों आपस में मिल के एक समझौता करते हैं कि दोनों आपस में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे ना कार्बन का हम लोगों को शेयरिंग वाला नेचर दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे कार्बन किसके तरह बिहेव कर रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड के तरह बिहेव कर रहा है, शेयरिंग वाला नेचर है यहाँ पे। अब थोड़ा सा इसके पीछे ना रीजन आप ये भी समझो कि कार्बन क्यों नहीं अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा, या फिर कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेना भी क्यों नहीं चाहेगा। इसके पीछे 2 रीजन है, ठीक है, जो दो रीजन अभी हम बताए नहीं आपको, वो यहाँ पे भी हम लिखवाएंगे, ठीक है। अब समझो पहला रीजन अभी हम लिखवा देंगे, लेकिन पहले आप समझ लो। अब ना थोड़ा सा आप यहाँ पे ऐसे समझो, पहले चलो मान लेते हैं कि कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, मान लेते हैं, हालांकि ये ना ही इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा ना ही किसी को देगा, लेकिन करता क्या फिर ये शेयर करता है। लेकिन कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि इसको ना कोई 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से दे देता है, और जैसे ही इसको 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से मिलेगा इसका ऑर्बिट क्या हो जाएगा, पूरा। लेकिन यहां पे ना आप थोड़ा सोचो, 2 ही चार्ज आप देखो केवल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, बहुत ही ध्यान से। मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि इसको कोई अपना 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो यदि कोई 4 इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे जरा बताओ। अभी फिलहाल इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना टोटल 6 है, 4 कोई और दे देगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन टोटल 10, यानी कि इलेक्ट्रॉन 10, लेकिन प्रोटॉन कितने अभी 6 ही है। तो कहने का मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज तो हमारा 6 ही रहेगा। क्या यहाँ पे मिस बैलेंस नहीं हो गया? एटम हमेशा चाहता है कि मेरे पास नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या रहे, बराबर रहे। इसीलिए तो इसमें आप हमेशा देखते हैं किसी भी एटम में प्रोटॉन भी जितना होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो स्टेबल रह सके, एकदम स्थिर रह सके। लेकिन आप यहाँ पे खुद जरा सोचो, यदि इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, और प्रोटॉन अभी भी कितना, मात्र 6, यानी कि नेगेटिव चार्ज 10 पॉजिटिव चार्ज 6, जो कि एक तरीके से मिस बैलेंस को दिखा रहा है। और कभी भी ये 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा। हालांकि सेंट्रल पावर है कहां आपका, न्यूक्लियस में ही है, सारा चीज कहां से कंट्रोल होता है, न्यूक्लियस से होता है। तो ये 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएगा। तो ये पहला कारण हो गया जिसके वजह से ये कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना नहीं चाहेगा। तो पहला रीजन क्या सीखा आपने, पहला रीजन ये देखा आपने कि कोई भी कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना क्यों नहीं चाहता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि नेगेटिव चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव तो उतना ही रहेगा, लेकिन प्रोटॉन उतना ही रहेगा। तो प्रोटॉन के बस का बात ये नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में संभाल सके। पहला रीजन ये हो गया। अब लेकिन मान लेते हैं कि चलो ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी तो सकता है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, लेकिन पता है जब ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा इसको बहुत ज्यादा एनर्जी लूज करना पड़ेगा। कोई चीज अपना किसी को आप दे रहे हो तो वहां पे ना एनर्जी लगता है, एनर्जी मतलब बहुत ज्यादा आपका एनर्जी लॉस्ट हो जाएगा। तो क्या कभी कार्बन का एटम चाहेगा कि मेरा एनर्जी लॉस हो, कभी नहीं चाहेगा। इसलिए ना ही ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहता है 4 को, ना ही किसी से लेना चाहता है, क्योंकि इसके पास समस्या 2 है, 2 ही समस्या है इसमें, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जब भी ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो प्रोटॉन के बस का बात नहीं है कि वो 6 इलेक्ट्रॉन को संभाल सके। पहला कारण ये था हमारा। दूसरा कारण, ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन यदि किसी को देगा तो इसको एनर्जी बहुत ज्यादा लूज करना पड़ेगा, जो कि करना नहीं चाहेगा। कि अपना एनर्जी क्यों लूज करना चाहेगा फालतू में। इसलिए यही 2 ऐसे कारण है जिसके वजह से कार्बन ना ही अपना इलेक्ट्रॉन किसी को 4 को देना चाहता है, ना ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें, बात समझ में आई है। चलिए
इतना समझने के बाद अब आपको जो 2 पॉइंट इसमें लिखना है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। ऐसे आप लिखना, पहला पॉइंट ये हो जाएगा, फिर उसके बाद नीचे में उसका दूसरा पॉइंट लिख लेना, ठीक है। चलो अच्छा, इसमें तो आपने एक चीज देखा ही नहीं, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब होता है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, ठीक है। टेट्रावैलेंट का मतलब होता है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट कहते हैं, ठीक है। आगे, बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो बाहर वाले पे होते हैं, सिंपल सा। इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, मतलब ये हो गया कि कार्बन को हम लोग टेट्रावैलेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बाहर वाले ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहला हो गया। दूसरा, इफ कार्बन गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स 2 पॉसिबल सिचुएशंस में अकर, जो हमने आपको बताया कि यदि कार्बन किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देता है या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है 4 गो, तो 2 सिचुएशन इसमें हमारा बन सकता है, वो हमने आपको समझा दिया। अब आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो पहले पॉइंट में आप यहाँ पे लिखेगा, फिर नीचे दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा और फिर डायग्राम आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलो लाओ थोड़ा सा बता देते हैं क्या है पहला पॉइंट। हाँ, ऑन लाइन बच्चे खास करके आप लोग इसमें लिखिए। हाँ, इसमें 2 पॉइंट आपको बेसिकली लिखना है, तो पहला ये, और इसके बाद जब पूरा हो जाएगा तो दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखिए पहला पॉइंट। पहला पॉइंट ये है कि कार्बन कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग ये लिखेगा, फॉर्मिंग के बाद C4 माइनस अनायन। अनायन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पूरा स्टेटमेंट क्या हुआ, पूरा स्टेटमेंट हुआ कार्बन कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 माइनस फिर अनायन, ठीक है। फुल स्टॉप, फिर उसी लाइन में लिखेगा, उसी लाइन में, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस। उसी फुल स्टॉप के बाद उसी लाइन में लिखेगा कि बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स, कॉमा 10 इलेक्ट्रॉन्स, कॉमा दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। एक तरीके से क्या हो गया, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, जो यदि किसी से बाहर से लेता है तो एक बार पूरा बता देते हैं। पूरा स्टेटमेंट क्या लिखा आपने, कार्बन कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 माइनस अनायन, वो वाला, ठीक है। फुल स्टॉप, फिर उसी में आप लिखिएगा बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स, कॉमा दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ये पहले वाले पॉइंट में आपको कंप्लीट हुआ। सेकंड वाला पॉइंट फिर उसके बाद लिख लीजिए, इसी तरीके से नंबर नीचे में दे दीजिएगा सेकंड, और उसके बाद सेकंड में लिखिए आप। सेकंड में कार्बन कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 प्लस कटायन। क्या लिखा आपने, कार्बन कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 प्लस कटायन। अच्छा एक बात बताइए, यदि कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो जिसको देगा उसको 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा उसका, वही बात इसमें लिखा हुआ है। तो कार्बन कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C प्लस कटायन, फुल स्टॉप, फिर उसी में लिखिए, फुल स्टॉप देकर फिर उसी में लिखिए, बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। फुल स्टॉप के बाद उसी में लिखेंगे बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी to remove 4 electrons with 6 protons in its nucleus, to remove 4 electrons with 6 protons in its nucleus holding on to just 2 electrons, holding on to just 2 electrons, comma that is 4 less electrons। ये दोनों पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ और आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। एक बार पूरा हम रीड कर देते हैं, क्या लिखा आपने सेकंड वाले में, कार्बन कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C प्लस कटायन, वो जो हमने सेकंड में लिखा, फिर उसी में फुल स्टॉप देकर उसी लाइन में लिखना था कि बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी
to remove 4 electrons with 6 protons in its nucleus holding on to just 2 TW2 electrons, comma that is 4 less electrons। बस ये हो गया आपका पूरी तरीके से आज का क्लास कंप्लीट। और अगले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसका अगला वाला टॉपिक होगा आपका वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, यानी कि कल हम लोग डिस्कस करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसमें दो बेसिकली इसका नेचर है वो हम लोग पढ़ेंगे। पहला होता है आपका कैटिनेशन और दूसरा होता है टेट्रावेलेंसी वाला, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और अपने क्लास को और आगे कल बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास में कोई दिक्कत रहा तो बताइए जल्दी। कोई दिक्कत नहीं इसमें? चलिए तो लास्ट बार इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। और हाँ, हमने आपको जैसा अभी कहा कि कुछ आप लिखो ना लिखो लेकिन डायग्राम इसका बनाते चलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको रिवीजन में काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।